हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जो जून 2024 में आपका पेपर हुआ है, पेपर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का, उसका आप पहली बार देख रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हम एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज, चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे हम जून 2024 के पेपर का। और पेपर का नाम है इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को थैंक्स है, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम होने के बाद अपना कीमती समय निकाला और हमसे क्वेश्चन शेयर किए। तो ये फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चंस कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं या इजीली मार्केट में भी कहीं एक्सेस नहीं है। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर के आते हैं, उनको अपनी मेमोरी के बेसिस पे जितने क्वेश्चंस याद होते हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और उन्हीं एस्पेक्ट्स को हम ध्यान में रखते हुए आपसे आपको बताते हैं कि हम कौन से चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और उसी के बेसिस पे हमने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम चैप्टर बाय चैप्टर बात करेंगे, एक एक यूनिट की बात करेंगे, एक एक यूनिट में कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं पिछली एग्जाम में। तो देखते हैं हम। सबसे पहले अगर पहली यूनिट की बात करें, तो पहली यूनिट है आपकी एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये यूनिट का नाम है। और इसमें पूछा है व्हाट आर द कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के कॉमन इंडिकेटर्स क्या हैं, है ना। तो ये अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होती है और हर शिफ्ट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। कई स्टूडेंट को लगेगा कि सर ये ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं, आपसे नहीं पूछा होगा, लेकिन दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा, या अलग तरीके से किसी से एक पॉइंट पूछा गया होगा, जैसे किसी से केवल लो पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर आंसर दिया होगा, या किसी को लिमिटेड एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर पे दिया होगा। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो किसी एक शिफ्ट में कोई एक ऑप्शन होता है, किसी दूसरी शिफ्ट में उसी का दूसरा ऑप्शन होता है, क्वेश्चन वही होता है। तो कॉमन इंडिकेटर्स क्या क्या है, तो देखते हैं कॉमन इंडिकेटर्स डेवलपिंग कंट्रीज के क्या। एक तो लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की वहाँ की पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम बहुत कम होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, गरीबी ज़्यादा होती है, हाई पॉवर्टी रेट। लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे वहाँ पे ज़्यादा एक्सेस नहीं होता है, ज़्यादा लोग आसानी से हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ ले नहीं पाते हैं। रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 1 जो है आपके ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो पहली यूनिट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉमन इंडिकेटर्स कौन कौन से डेवलपिंग कंट्रीज के। जब हम यूनिट नंबर 2 पे आते हैं, तो बात करते हैं सेक्टर्स इन इकोनॉमी। अब देखिए, हमने पढ़ा है कि 5 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्वीनरी सेक्टर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वीनरी सेक्टर का। क्वीनरी सेक्टर किसे कहेंगे? अ क्वीनरी सेक्टर इन्वॉल्व्स हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग या नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज, इसको नॉलेज सेक्टर भी कहा कहते हैं। इसमें सर्विसेज आती है, लाइक एजुकेशन, टीचर्स की जो सर्विसेज होती है, हेल्थ केयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सब से जो सर्विसेज आती है, वो आती है क्वीनरी सेक्टर्स में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्टर पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेक्टर है आपका इकोनॉमिक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 3 जो है, वो इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड और नीति आयोग से रिलेटेड। अब दो क्वेश्चन नीति आयोग पे पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है। तो हमेशा याद रखना, नीति आयोग का चेयरपर्सन जो रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो वही नीति आयोग के क्या है, चेयरमैन है। दूसरा, नीति आयोग इज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग क्या है? एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड एंड अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडिया एस्टेब्लिश टू रिप्लेस अ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को हटा करके उसकी जगह गवर्नमेंट ने नीति आयोग को दी है। और नीति आयोग का जो मेन फोकस है, जो फोकस करेगा स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर नेशनल डेवलपमेंट। देश के विकास के लिए जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएगा, वो कौन बनाएगा? नीति आयोग बनाएगा, ये उसका काम है। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक नीति आयोग जो है उसका काम क्या है, वो क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट पे जब हम चलते हैं, तो फोर्थ यूनिट पे आपसे पूछा रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी। ये यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 का नाम क्या है? रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि लिमिट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन एमएसएमई में किसे कहा जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन तब कहा जाएगा जब उसका इन्वेस्टमेंट जो होगा फिक्स असेट में, फिक्स असेट यानी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है, वो 1 करोड़ रुपए से कम हो, और जिसका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम हो, यानी 5 करोड़ रुपए तक उसका टर्नओवर हो, टोटल सेल्स हो उसकी 5 करोड़ रुपए तक, और प्लांट एंड मशीन में जो इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक हो, तो फिर वो
माइक्रो है, लेकिन अगर 1 करोड़ से ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है और अगर टर्नओवर उसका 5 करोड़ से ज़्यादा होता है तो फिर वो माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। यूनिट नंबर 5 पे आते हैं। यूनिट नंबर 5 किससे रिलेटेड है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू इंस्टीट्यूशंस एंड सर्विसेज दैट मेंटेन द economic health, social and culture standard of a country such as education, healthcare and governance। यानी सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोल रहे हैं जिसमें सारी सर्विसेज आ रही है। सर्विसेज यानी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, सोशल और कल्चरल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। और इनमें से कौन सा सॉफ्ट का एग्जाम्पल है? क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? हॉस्पिटल और रोड्स। तो हॉस्पिटल सॉफ्ट है, रोड्स इज नॉट अंडर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 क्या बता रही है? ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। तो की ड्राइवर कौन है ग्लोबलाइजेशन? फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन। व्हाट इज द की ड्राइवर ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन? तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जब भी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं 3 चीज़ें यहाँ पे आती है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, जब फाइनेंशियल मार्केट को लिबरल किया है तभी आप कैपिटल जो है एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर में मूव करने लग गई है, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री से कैपिटल शेयर करने लग गई है, ठीक है। तो कैपिटल मूवमेंट या कैपिटल गुड्स का मूवमेंट तब हुआ जब लिबरलाइजेशन हुआ। की ड्राइवर कौन सा है ग्लोबलाइजेशन का? दैट इज लिबरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। विच ईयर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया? कौन से ईयर में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ है? 1991 में। ये 7th यूनिट का क्वेश्चन है। और व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1991? 1991 में जब प्राइमरी किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया? तो हमको हमेशा ध्यान रखना है एलपीजी। क्या ध्यान रखना है? एलपीजी। एल इज लिबरलाइजेशन, पी इज प्राइवेटाइजेशन एंड जी इज ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी गैस नहीं है, लिक्विड जो हम पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं वो नहीं है, यहाँ पे है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 7 यूनिट के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। और ये मैं फिर से बोलना चाहूँगा एक बार, थैंक्स उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, एग्जाम देने के बाद अपना टाइम निकाला और हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए, और उन्हीं क्वेश्चन के बेसिस पे हम ये आपको पूरा एनालिसिस बता रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, यूनिट नंबर 8 पे चलते हैं। और यूनिट नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट किसे कहते हैं? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये वो यूनिट है दैट इज एस्टेब्लिश टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज बेनिफिटिंग फ्रॉम वेरियस टैक्स एंड रेगुलेटरी इंसेंटिव्स। यानी एक ऐसी यूनिट जिसका मेन पर्पस ही एक्सपोर्ट करना है, और वो जितना भी गुड्स बनाएगी 100% गुड्स को यहाँ इंडिया में नहीं बेचेगी, पूरा का पूरा एक्सपोर्ट करेगी। तो गवर्नमेंट उनको टैक्सेस और कई प्रकार की छूट देती है और कई सारे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। तो ये हम एनालिसिस कर रहे हैं सारे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पहली बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि उन्होंने हर एस्पेक्ट को कवर किया है। हालांकि पेपर बहुत इजी नहीं लगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि उन्होंने कोई पार्ट ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो एग्जाम में, हर पार्ट को उन्होंने कवर किया है। तो हर चैप्टर से, हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, और अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 9 पे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन? डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए या ट्रेड नेगोशिएशन के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं? वो जानते हैं हम WTO। इट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मेन गोल क्या है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का? तो एक मेन गोल जो है वो है रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्री। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल हेल्प करके वहाँ की गरीबी को ख़त्म करना, यही मेन गोल है वर्ल्ड ग्रुप का, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ओके, देन बात करते हैं यूनिट नंबर 10, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये यूनिट नंबर 10 में आता है आपका। इसमें पूछा है 3 मेन पिलर्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? तो 3 मेन पिलर्स कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये आपके हो गए 3 गोल्स जो हैं, 3 मेन पिलर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो यहाँ तक हम यूनिट नंबर 10 तक देख चुके हैं। 10 यूनिट तक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, अब आगे बढ़ते हैं और 11th यूनिट पे चलते हैं। 11th यूनिट की जब हम बात करते हैं
तो इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर कौन कौन से इशू फेस कर रहा है, यूनिट नंबर 11 जो है वो है इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चर। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डस इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट द इंडियन इकोनॉमी। किस प्रकार से अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट नहीं होगा तो इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा। इट हैम्पर्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड रिड्यूसिंग एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, इससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी और आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक आपके यहाँ प्रॉपर नहीं रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपके यहाँ कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आपकी प्रोडक्शन इफिशियंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये 11 यूनिट यहाँ तक तो हम बात करते थे। मॉड्यूल ए आपका आता है जो उसमें फर्स्ट पार्ट है, आपको पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 मॉड्यूल से। तो पहला मॉड्यूल आपका आता है यूनिट नंबर 11 तक। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12, हु प्रोवाइडेड द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू स्केर्सिटी, किसने डेफिनेशन दी स्केर्सिटी से रिलेटेड, है ना। ये यूनिट नंबर 12 जो है, यहाँ से हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं और यहाँ से आपका सब्जेक्ट आ जाता है प्योर इकोनॉमिक्स। और प्योर इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये यहाँ से मॉड्यूल नंबर 20 स्टार्ट होता है। तो स्केर्सिटी की डेफिनेशन किसने दी, लायनल रॉबिन्स ने डेफिनेशन दी है। और इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केट्स। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एंड्स का मतलब क्या है, ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। हालांकि इस बार नहीं पूछा है, इस बार क्वेश्चन पूछा है कि ये डेफिनेशन किसने दी स्केर्सिटी की। तो एंड्स का मतलब होता है अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक वांट सेटिस्फाइड होती है और दूसरी आ जाती है। किसी को साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो उसको बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो कार चाहिए, तो उसकी आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती है। और स्केर्स का मतलब है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चॉइस मेकिंग की डेफिनेशन किसने दी। चॉइस मेकिंग मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है तो कहाँ आप अपने रिसोर्सेज को खर्च करेंगे। ये चॉइस मेकिंग की जो डेफिनेशन है वो किसकी, रॉबिन्स की है। तो आपको ध्यान रखना है रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दी थी। तो 12 यूनिट तक हम देख चुके हैं। यूनिट नंबर 13 पे चलते हैं। यूनिट नंबर 13 है सप्लाई और डिमांड। इसमें एक शिफ्ट में गिफिन गुड्स के बारे में पूछा है और एक शिफ्ट में वेबलन गुड्स के बारे में पूछा है। ठीक है, दोनों शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गिफिन गुड्स क्या है, गिफिन गुड एक तरह के इन्फीरियर गुड्स हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्राइस के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो अपोजिट होता है। देखो जनरली प्राइस बढ़ती है तो गुड्स की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। फॉर विच एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इट्स क्वांटिटी डिमांड, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी और ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है गिफिन गुड्स क्या है। आपसे क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट कौन करता है, नॉर्मल गुड्स, लग्जरी गुड्स, गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स क्या एक तरह के इन्फीरियर गुड्स हैं जो जनरली हम नहीं खरीदते हैं, लेकिन जब उसके भाव बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि नहीं यार ये अच्छी चीज़ होगी, खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो रिलेशनशिप होती है प्राइस के साथ वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं वेबलन गुड्स क्या है। वेबलन गुड्स एक तरह के लग्जरी आइटम्स हैं, है ना। ये क्या है, देखो ये इन्फीरियर गुड्स है, गिफन गुड्स इन्फीरियर है, जबकि वेबलन गुड्स क्या है, लग्जरी आइटम फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज द प्राइस राइजेस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी इनकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी और ये जनरली स्टेटस सिंबल शो करते हैं। वेबलन गुड्स वो गुड्स होंगे जो स्टेटस सिंबल शो करेंगे आपका, ठीक है। लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी घड़ियाँ हैं और महंगी होती जाती है और उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। तो ये ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं, लग्जरी आइटम को वेबलन गुड्स का वहाँ पे वेबलन इफेक्ट आता है, ठीक है। अब यूनिट नंबर 14 पे आते हैं जहाँ बात करते हैं मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन की। तो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन में क्वेश्चन पूछा गया है नैरो मनी किसे कहते हैं। नैरो मनी क्या है, नैरो मनी में इंक्लूड होता है मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सच एज करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब वो डिपॉजिट जिसको आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, कभी भी डिमांड कर सकते हो, यानी बैंक में हमारा जो सेविंग अकाउंट में पैसा है वो हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। ये हो गई आपकी नैरो मनी की डेफिनेशन। ब्रॉड मनी की डेफिनेशन की जब हम बात करें तो यहाँ पर सेविंग डिपॉजिट भी आएगा और टाइम डिपॉजिट भी आएगा। टाइम डिपॉजिट मतलब जो एफडी है, एफडी आप एक फिक्स टाइम के बाद ही निकाल सकते हो। तो ऊपर जब हम बात करते हैं नैरो मनी की, वहाँ केवल डिमांड डिपॉजिट आते हैं, टाइम डिपॉजिट नहीं आते इंक्लूड। लेकिन ब्रॉड मनी में टाइम डिपॉजिट को भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। और मेन कंपोनेंट क्या है, टोटल मनी सप्लाई की, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में। तो करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो
डिमांड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, सब तरह के डिपॉजिट जो है यहाँ पे इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल मनी सप्लाई। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 14। यूनिट नंबर 15 जो है वो थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, तीन मोटिव क्या होते हैं कैश को होल्ड करने के। कैश को होल्ड करने के तीन रीजन होते हैं कि पहला तो ट्रांजैक्शन, अगर हमको कोई ट्रांजैक्शन करना है, कभी भी जरूरत पड़ गई तो पैसा हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, हम प्रिकॉशनरी मोटिव रखते हैं कि भाई कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, प्रिकॉशन लेकर के चलते हैं। और तीसरा, स्पेकुलेटिव मोटिव, कि अगर मौका मिलेगा, कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो पैसा होगा तभी खरीद पाएंगे। देखिए, हम कई सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपने पास बहुत सारा कैश भी होल्ड करके रखते हैं, जबकि कैश से उनको कोई इनकम नहीं हो रही। अगर कैश वो होल्ड करके रख रहे हैं, इसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उससे इनकम कमाते हैं, लेकिन वो कैश इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि मान लो किसी दिन मार्केट गिर गया, कोई चीज़ सस्ती हो गई, तो उस समय हमारे पास सफिशिएंट कैश होगा तो हम उस समय उसको खरीद के, और जब सस्ता होगा तब खरीद के उसको ज़्यादा में हम बेच सकते हैं। तो दैट इज स्पेकुलेशन, सस्ते में खरीदना, ज़्यादा में बेचना। प्रिकॉशन, कोई इमरजेंसी आ जाए उसके लिए, और ट्रांजिशन मतलब रूटीन एक्टिविटीज के लिए कैश को होल्ड करना। तो तीन रीजंस होते हैं कैश को होल्ड करने के। फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी किसने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये किसने दी थी, कीन्स ने दी थी। ठीक है, जॉन मैनार्ड कीन्स इनका नाम है, और इन्होंने क्या दी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 16 जो है बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा फेज फॉलो करता है रिकवरी फेज को इन इकोनॉमिक साइकिल। तो रिकवरी फेज को के बाद कौन सा फेज आएगा, एक्सपांशन फेज। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ से बूम, फिर इस प्रकार से आपकी क्या चलती है, इकोनॉमिक साइकिल चलती है। तेजी का दौर, ये आता है पीक, ये आता है बॉटम, ये बूम पीरियड है। ठीक है, ये उसके बाद रिकवरी, ये यहाँ से जाने के बाद ये क्या होती है, रिकवरी फेज। और रिकवरी के बाद एक्सपांशन होता है, एक्सपांशन आने के बाद फिर हम पीक पे पहुँचते हैं, और पीक पे आने के बाद फिर हम क्या आते हैं, वापस नीचे आने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या चलता है, आपका बिजनेस साइकिल चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 17, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी की। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करती है, वो एक सेट करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन को मैच करने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने का काम करती है। एंड व्हाट इज द, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने रिपीट दे दिया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन यूनिट नंबर 18 पे। यूनिट नंबर 18 में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये यूनिट नंबर 18 है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट एंड जीडीपी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या पूछा है, नेशनल इनकम रिफर्स टू, नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। और करेक्ट इक्वेशन पूछिए आपसे क्या होगी, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे, तो ग्रॉस में से डेप माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेट। हमको क्या चाहिए, देखो हमको चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। आपको क्या दिया है, जीडीपी एमपी, है ना। तो ग्रॉस को क्या बनाना, नेट, तो माइनस कर दो डेप। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को क्या बनाना, नेशनल, तो प्लस कर दो एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और मार्केट प्राइस को क्या बनाना, फैक्टर कॉस्ट, इसमें से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जिन लोगों ने हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड किए या वीडियोस देखे उनको पता है कि ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं और किस तरीके से इसको सिखाया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 18 हमारी हो चुकी है, यूनिट नंबर 19 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 19 किससे रिलेटेड है, यूनियन बजट। ठीक है, यूनियन बजट की जब हम बात करते हैं, इन विच ईयर वाज द एफआरबीएम एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। एफआरबीएम एक्ट इंडिया में कब आया, 2003 में। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बन गया आपका एफआरबीएम एक्ट से रिलेटेड। अब ये ईयर तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये कोई समझने वाली चीज़ नहीं, आपको कुछ डेटा याद रखना होता है इकोनॉमिक्स में। और प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था एफआरबीएम एक्ट का, टू इंश्योर फिजिकल डिसिप्लिन एंड लिमिट गवर्नमेंट बोरिंग्स। फिजिकल डिसिप्लिन लेके आना, गवर्नमेंट की बोरिंग्स पे एक लिमिट लगाना कि गवर्नमेंट भी एक लिमिट तक ही बोरो कर पाए, ज़्यादा पैसा बोरो न कर पाए। तो ये यूनियन बजट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 20 पे जब हम आते हैं, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स एंड टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ।
यानी जो लोग पैसा सेव करते हैं उनके पैसे को ले जा करके जो लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वहां तक पैसे को रोटेट करना, ये फाइनेंशियल सिस्टम। यानी बैंक क्या करती है, आम आदमी जो पैसा बचाता है थोड़ा 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 उससे लेती है, और जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है, फैक्ट्री डालना चाहता है, कंपनी खोलना चाहता है, उसको बैंक क्या करती है, लोन देती है। तो मूवमेंट ऑफ कैश कहाँ से होता है, सेविंग से लेकर के इन्वेस्टमेंट तक जाने का, इसी प्रोसेस, इसका मेन फंक्शन जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम का यही फंक्शन होता है कि जिसके पास पैसे की जरूरत नहीं उससे ले लो, और जिसको जरूरत है वहां तक उस फंड्स को पहुंचा दिया जाए। यूनिट नंबर 21 पे आते हैं, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पे। तो वन व्हेन डिड सिग्निफिकेंट बैंकिंग रिफॉर्म टेक्स प्लेस इन इंडिया, बैंकिंग रिफॉर्म कब लेकर के आए, तो बैंकिंग रिफॉर्म की शुरुआत हुई 1991 में, विद द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जब इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, जिसमें इंक्लूड किए गए मेजर्स टू मॉडर्नाइज एंड इंप्रूव द बैंकिंग सेक्टर, जिसमें कई सारे मेजर्स लिए गए कि बैंकिंग सेक्टर को मॉडर्नाइज किया जाए और सुधारा जाए। और एक क्वेश्चन और पूछा है, सेकंड फेज ऑफ बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, सेकंड फेज बैंकिंग रिफॉर्म का कब होता है, तो सेकंड फेज जो है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म का इज नॉन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर्स एम्ड एट इम्प्रूविंग इफिशियंसी, इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, सच एज डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना, इनहेंसिंग द ऑटोनॉमी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमी को इन्हेंस करना, यानी पूरा कंट्रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में रहे सारी बैंकों का, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना, ये सारे काम किए गए हैं जब बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात की सेकंड फेज की। इज इट क्लियर? तो ये 21 यूनिट्स हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते 22 यूनिट से क्वेश्चन क्या पूछा है, 22 यूनिट्स जो है वो आरबीआई से रिलेटेड है। तो विच कमिटी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, आरबीआई को एस्टेब्लिश करने का किस कमिटी ने बोला था, तो ये रिकमेंड किया था हिल्टन यंग कमिटी ने, ठीक है। एंड इसको रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस इन 1926 इस नाम से भी जाना जाता है। व्हाट द सेक्शन 24 और आरबीआई, आरबीआई एक्ट की सेक्शन 24 किससे रिलेटेड है, वो रिलेट करती है होल्डिंग ऑफ कैश रिजर्व, कैश रिजर्व कितना होल्ड किया जाए उससे रिलेट करती है। नरसिम्हन कमेटी सेकंड कब स्टेब्लिश हुई थी, 1998 में, एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। हु चेयर द नरसिम्हन कमेटी सेकंड, नरसिंह कमेटी सेकंड को किसने चेयर किया था, आर एच पाटिल ने। व्हाट आर द की रिकमेंडेशंस ऑफ नरसिम्हन कमेटी के की रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रेंथनिंग द कैपिटल बेस ऑफ बैंक, कैपिटल बेस जो है वो बैंक का उसको मजबूती प्रदान की जाए। ये आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो किसी यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, किसी से 3 पूछे हैं, किसी से 4 पूछे हैं, तो अलग अलग यूनिट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे हैं। हालांकि बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम में आपकी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे जाने ही थे, और ये तो आपको आना ही चाहिए। बात करते हैं यूनिट नंबर 23, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो क्वेश्चन पूछा गया एग्जिम बैंक का, ठीक है। एग्जिम बैंक क्या है, एग्जिम बैंक का पर्पस क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसका नाम ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वो बैंक हेल्प करेगी। फिर कब स्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, 1982 में, एक क्वेश्चन ये बनता है। यूनिट नंबर 23 भी हमारी देख चुके हैं हम लोग। यूनिट नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। 24 यूनिट्स जो है वो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। हाउ मेनी डिजिट्स आर टिपिकली इन सिविल स्कोर, एक सिविल स्कोर में कितनी डिजिट्स होती है, तो सिविल स्कोर इज टिपिकली 3 डिजिट नंबर, ठीक है। आपका सिविल स्कोर कितना होता है, सिविल स्कोर आपको देते हैं 100 से लेके 900 तक, 800 तक आपका ऐसा सिविल स्कोर होता है, तो 3 डिजिट इसमें जनरली होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिविल स्कोर। और सिविल स्कोर क्या इंडिकेट करता है, आपका सिविल स्कोर, जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो सिविल चेक करते हैं, तो व्हाट इज सिविल स्कोर क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। ये रेंज जो होती है आपकी 300 से 900 तक होती है, ठीक है ना, 300 टू 900, जिसमें हाई स्कोर अगर है तो उसकी क्रेडिट वर्थीनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब जितना ज़्यादा आपका सिविल स्कोर आएगा उतनी ही आपकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट नंबर 25, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी से रिलेटेड है। प्राइमरी फंक्शन क्या है एनबीएफसी का, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड असेट मैनेजमेंट, बट विदाउट ए फुल बैंकिंग लाइसेंस। एनबीएफसी के पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, यानी बैंकिंग लाइसेंस में क्या होता है, बैंकिंग का काम क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, लेकिन एनबीएफसी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती पब्लिक से, ये एक मेजर डिफरेंस होता है। हाउ डज एनबीएफसी डिफर्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कैसे अलग है ये, क्योंकि एनबीएफसी डू नॉट ऑफर सेविंग्स एंड चेकिंग अकाउंट्स, एनबीएफसी में आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, चेकिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, ठीक है। एंड डू नॉट हैव द एबिलिटी टू क्रिएट मनी थ्रू डिपॉजिट टेकिंग,
डिपॉजिट्स भी नहीं ले सकती है। तो ये एनबीएफसी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, या ये डिफर करता है इसको कमर्शियल बैंक से। व्हाट आर सम कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड बाय एनबीएफसी? एनबीएफसी क्या क्या काम करती है? लोन्स एंड एडवांस देती है, असेट फाइनेंस करती है, इन्वेस्टमेंट करती है सिक्योरिटीज में, और लीजिंग। ये सारे इसके मेन फंक्शंस हो गए। तो ये हो गई यूनिट नंबर 25 से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यूनिट नंबर 26 पे आते हैं अपन। यूनिट नंबर 26 है इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड। व्हाट इज एन ई इंश्योरेंस अकाउंट? ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ई इंश्योरेंस अकाउंट एक ऐसा डिजिटल अकाउंट है जिसमें आप सारी पॉलिसीज को होल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में, और आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं उनको। तो ये एक कॉमन अकाउंट है, डिजिटल अकाउंट है, जिसमें आप मल्टीपल पॉलिसीज को ऐड कर लो और उन सभी को मैनेज कर सकते हो साथ में। व्हाट फीचर डज ई इंश्योरेंस अकाउंट? ई इंश्योरेंस अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कई सारे, ठीक है। वो टेकिंग पॉलिसी स्टेटस, रियल टाइम अपडेट। देखो ई इंश्योरेंस अकाउंट में जो भी अपडेट है वो रियल टाइम पे होती है। अभी आपने पॉलिसी उस पर अपडेट करी है, पॉलिसी पे पेमेंट करा, तो हाथों हाथ उस पर क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। हाउ डज ई इंश्योरेंस अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूट टू रिड्यूस पेपर वर्क? पेपर वर्क कम करता है बाय मेंटेनिंग डिजिटल कॉपीज ऑफ, सारे डिजिटल कॉपीज बन जाती है आपके इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स की, तो आपका पेपर वर्क क्या हो जाता है, कम। आपको फिजिकल फॉर्म में आपको डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है। फिर यूनिट नंबर 27 जो है वो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का? टू फैसिलिटेट द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है किसका, फाइनेंशियल सिस्टम का, कि इफिशिएंट अलोकेशन करना रिसोर्सेज का। अभी हमने पहले ही पढ़ा था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि भाई जहाँ पर सेविंग है वहाँ से पैसा लेकर के जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है वहाँ तक पैसे पहुँचाना, इसी को रोटेट करना, यानी अलोकेट करना रिसोर्सेज को। ये मेन फंक्शन होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का मेन फंक्शन यही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट इन बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेसल 3 नॉर्म्स इन बैंकिंग रिफॉर्म्स? ठीक है, पर्पस क्या था बेसल 3 नॉर्म्स को लाने का? टू स्ट्रेंथन बैंकिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड इंट्रोड्यूस न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू इनहेंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करना और बैंक के कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मजबूती प्रदान करना, ये ही रिफॉर्म्स थे बेसल 3 के, ठीक है। और विच कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था? टू लेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। एआरसी का किसने सजेस्ट किया था? वो सजेशंस किसने दिए थे, रिकमेंड किसने किया था? नरसिम्हन कमिटी ने। तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए यूनिट नंबर 28 से। आगे बढ़ते 29 पे, फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर हेजिंग पर्पस? हेजिंग पर्पस के लिए कौन से फाइनेंशियल, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है डेरिवेटिव। देखो 4 तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव में आता है स्पॉट, फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वेप। तो हेजिंग करने के लिए हम इनका यूज करते हैं और इन सभी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है और वो डिपेंड करती है किसी अंडरलाइंग असेट्स पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव्स। आगे बढ़ते हैं, मनी मार्केट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 30। मनी मार्केट में क्या क्वेश्चन पूछा है? टिपिकल ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसकी ड्यूरेशन 1 साल से कम होगी। अगर 1 साल से बड़ी ड्यूरेशन है तो फिर वो मनी मार्केट का पार्ट नहीं, वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगा। कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स कौन सा है मनी मार्केट का? वो है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। और व्हाट आर द टेन्योर ऑफ नोटिस मनी? नोटिस मनी का टेन्योर कितना होता है? 7 से 14 दिन का। 7 से 14 दिन के अंदर नोटिस मनी मंगा ली जाती है, नोटिस दे करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 31 क्या बोलती है? कैपिटल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है ना? तो पहले हम समझ लेते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एक प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट है जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा जो प्लान कर रही है एक आईपीओ, प्रोवाइडिंग डिटेल्स अबाउट द कंपनी एंड द ऑफरिंग बट नॉट द फाइनल प्राइस। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस उसको बोलेंगे, यानी एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, एक ऐसा ब्रोशर जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होगी, लेकिन किस प्राइस पे कंपनी आईपीओ में शेयर्स इश्यू कर रही है वो प्राइस छोड़ करके बाकी सब डिटेल उसमें लिखी होगी, प्राइस नहीं होगी। मेन पर्पस क्या है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का? पोटेंशियल इन्वेस्टर जो भविष्य में हमारे इन्वेस्टर बन सकते हैं, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं,
विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कंपनी के बारे में। ये काम होता है किसका? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का। प्रोस्पेक्टस में प्राइस होगी लेकिन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस नहीं रहेगी। फिक्स्ड इनकम मार्केट डेट और बॉन्ड मार्केट, यूनिट नंबर 32 पे हम आ चुके हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। ग्रीन बॉन्ड्स और डेट सिक्योरिटीज इशूड, ग्रीन बॉन्ड्स आर डेट सिक्योरिटीज इशूड टू फंड प्रोजेक्ट्स विद इन्वायरमेंटल बेनिफिट, यानी ये उस जो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं उसी फंड्स को लोन देने के लिए जब फंड्स इकट्ठा किया जाएगा उसके अगेंस्ट जो बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे उसको हम बोलेंगे ग्रीन बॉन्ड्स। यानी ऐसे बॉन्ड्स इशू करना, बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना और उस पैसे को केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए देना जो कि इन्वायरमेंट बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, ये पर्पस होता है ग्रीन बॉन्ड्स का। प्राइमरी यूज ऑफ फंड्स रेज थ्रू ग्रीन बॉन्ड, प्राइमरी यूज क्या है? टू फाइनेंस इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करने का काम है। तो अभी अपन ने पढ़ा ही ऊपर, इस क्वेश्चन में भी यही बता रखा है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा बॉन्ड्स क्या होते हैं और यहाँ पे आपसे पूछा पर्पस क्या है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेट स्टैंडर्ड फॉर ग्रीन बॉन्ड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स स्टैंडर्ड्स फॉर ग्रीन बॉन्ड्स? तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट एसोसिएशन, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड सेट करता है ग्रीन बॉन्ड्स के क्या स्टैंडर्ड रहेंगे। तो 32 यूनिट्स हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 33rd यूनिट जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड। इससे क्या क्वेश्चन पूछा है? एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फेडाई, फेडाई का प्राइमरी रोल क्या है? टू रेगुलेट एंड स्टैंडर्डाइज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करना। ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज जो है उसका फेडाई का, फेडाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्राइमरी रोल है। कब स्टेब्लिश हुआ फेडाई? 1958 में। व्हाट डज LERM स्टैंड फॉर? लम्स किसको बोलते हैं? दैट इज लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। और इसका पर्पस क्या है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट में, ये इसका काम है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यूनिट नंबर 33 तक हम जा चुके हैं। 34 जो है वो किससे रिलेटेड है? इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट एंड मार्केट डायनामिक्स। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है मार्केट कॉन्टाजियन। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट शॉक्स or crisis from one market or country to other often due to interconnectedness of financial system। मार्केट कॉन्टेजन यानी एक मार्केट में अगर कोई क्राइसिस आई या वहाँ पे कोई झटका लगा, वहाँ पे अगर मार्केट गिरा तो उसका इम्पैक्ट दूसरे में भी आता है। जैसे यूएस का मार्केट अगर गिरेगा तो इंडियन मार्केट में भी अगले दिन उसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट कॉन्टेजन। हाउ डू चेंज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट द मार्केट डायनेमिक्स, अगर चेंज होते हैं इंटरेस्ट रेट पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो इससे मार्केट डायनेमिक्स पे क्या इफेक्ट आता है? चेंज इन इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट चेंज होगी तो बोरिंग कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे इफेक्ट आएगा और असेट प्राइस जो है पूरे मार्केट में उस पर क्या आएगा? चेंजेस आएगा, तो उसको इम्पेक्ट करेंगे। तो 34 यूनिट्स हम देख चुके हैं। 35th यूनिट से क्वेश्चन क्या पूछा है? मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। व्हाट सर्विस डू मर्चेंट बैंकिंग टिपिकली ऑफर्स? अब मर्चेंट बैंक टिपिकली ऑफर सर्विसेज सच एज कॉर्पोरेट एडवाइजरी, मर्चेंट बैंकिंग क्या देती है? कंपनी को एडवाइजरी देती है, अंडर राइटिंग का काम करती है, लोन सिंडिकेशन का काम करती है और एसेट मैनेजमेंट का काम करती है। ये किसका काम है? मर्चेंट बैंकिंग का। फिर मर्चेंट बैंकिंग किस प्रकार से कमर्शियल बैंकिंग से अलग है? तो मर्चेंट बैंकिंग जो फोकस करती है वो फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ कॉरपोरेशंस को और बिजनेसेस को प्रोवाइड करती है, जबकि कमर्शियल बैंकिंग सर्विस जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर को देती है। मर्चेंट बैंकिंग केवल कॉरपोरेशंस के लिए, बिग बिजनेस हाउसेस के लिए ही काम करती है। व्हाट रोल डू मर्चेंट बैंक प्ले इन कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस में मर्चेंट बैंकिंग का क्या रोल है? वो एडवाइजरी सर्विसेज भी दे रही है, कैपिटल रेज करने में भी हेल्प कर रही है, असिस्ट भी कर रही है उनको, मर्जर और एक्विजिशन, दो कंपनी मर्ज हो रही है, एक कंपनी दूसरे को खरीद रही है, तो उन सब में हेल्प करती है मर्चेंट बैंकिंग। की फंक्शन क्या है मर्चेंट बैंक का है कैपिटल मार्केट में? द की फंक्शन ऑफ मर्चेंट बैंकिंग कैपिटल मार्केट इंक्लूड्स अंडर राइटिंग न्यू इशूज, नए इशूज जो आते हैं, कंपनी जो आईपीआई लेके आती है उसको अंडरराइट कर लेना, मैनेजिंग पब्लिक ऑफरिंग्स, पब्लिक को जब ऑफर्स किए जाते हैं शेयर्स उनको मैनेज करना, एडवाइस करना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को, ये मर्चेंट बैंकिंग का पूरा पूरा काम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर 36 डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड। तो कॉल ऑप्शन पर्पस पूछा है, कॉल ऑप्शन का पर्पस क्या है? तो कॉल ऑप्शन क्या होता है? अपने आप में एक राइट है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन।
हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन इज अ राइट। जैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया आपने, अब आपकी मर्जी आप क्लेम लें या न लें, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आपकी इच्छा हो तो आप क्लेम ले लो, नहीं तो मत लो। उसी प्रकार जब ऑप्शन लेते हैं तो एक तो प्रीमियम पे करते हैं, और प्रीमियम जैसे हम पे करते हैं, द पर्पस ऑफ कॉल ऑप्शन इज टू गिव द होल्डर द राइट, हमारे पास राइट है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। खरीदना जरूरी नहीं, मान लो किसी ने एक ऑप्शन लिया कि मैं 500 शेयर खरीद सकता हूँ तो आपके पास अधिकार है, आप जब चाहो खरीद सकते हो, पर जरूरी नहीं कि खरीदो। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, एक राइट प्रोवाइड करता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय अ स्पेसिफिक असेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस विद ए स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। जो लिमिटेड टाइम फ्रेम में एक निश्चित प्राइस पे आप किसी असेट को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसी को हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन। अब यूनिट नंबर 37 जो फैक्टरिंग फॉरफिटिंग ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग से रिलेटेड है। तो प्राइमरी बेनिफिट क्या है फैक्टरिंग का, तो एक तो फैक्टरिंग करवाते हैं तो हाथों हाथ क्या मिल जाता है आपको, कैश। फैक्टरिंग क्या होता है पहले फिर से मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली, कि किसी कंपनी ने अपना बहुत सारा माल उधार बेच रखा है, अब वो पैसा आने वाला है 3 महीने 4 महीने बाद, पर उसको आज पैसे की ज़रूरत है, तो अपने सारे डेटर्स किसी को हैंड ओवर करती है और उस कंपनी से पैसा अरेंज कर लेती है, और वो कंपनी धीरे धीरे जिसको हैंड ओवर किया वो धीरे धीरे अपने डेटर से पैसा वसूल करके और हमको देती है, उसको बोलते हैं अपन फैक्टरिंग सर्विसेज। दैट इज इमीडिएट कैश फ्लो आपको मिल जाता है। In which type of trade finance does the seller retain the risk after selling the receiver? रिसीवेबल्स को सेल करने के बाद जो है क्रेडिट रिस्क किसके पास रहती है, रिटेन करते हैं सेलर के पास। वो कौन सी सर्विस में, फैक्टरिंग में। तो ये यहाँ तक हम कितना कर चुके हैं, 37th यूनिट तक हम पहुंच चुके हैं, टोटल 45 यूनिट्स है फ्रेंड्स आपकी। ठीक है, अब बात करते हैं 38 में, वेंचर कैपिटल क्या होता है। वेंचर कैपिटल इज अ फंडिंग प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टर्स टू स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस विद लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी एंड ओनरशिप स्टेक। मतलब किसी भी बिजनेस में आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये बहुत एक्सपांड कर सकता है, बहुत आगे बढ़ सकता है, तो उसमें इनिशियल जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो इक्विटी ऑनरशिप आप लेकर के 10% इक्विटी शेयर के लिए आप कभी कुछ कोई बिजनेसमैन, जिसे हम शार्क टैंक में देखते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, जो टीवी पे सीरियल आता है शार्क टैंक आप लोगों ने देखा होगा, उसमें वो क्या करते हैं, वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं वो लोग, कि भाई आइडिया अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन शुरुआत में इनको एक्सपांशन के लिए फंड्स की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, इक्विटी ऑफर करते हैं और इक्विटी के अगेंस्ट में फंडिंग रेज करते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड कर देते हैं। लीज फाइनेंस और हायर परचेज की बात करें, तो एक क्वेश्चन पूछा, इन हायर परचेज एग्रीमेंट व्हेन द ओनरशिप ऑफ असेट परचेज पास थ्रू और हायरी। हायर परचेज एग्रीमेंट में असेट के पास, हायरी के पास, यानी जिसने असेट खरीद रखी उसके पास कब ट्रांसफर होगी, जब वो लास्ट पेमेंट कर देगा, यानी किस्तों का भुगतान करेगा, जिस दिन वो आखिरी किस्त चुकाएगा उसी दिन वो असेट उसकी ट्रांसफर मानी जाएगी। तो ये हायर परचेज एग्रीमेंट में असेट का ऑनर वो तब बनेगा जब तक कि वो आखिरी किस्त ना चुका दे, उसके पहले तक उसको ऑनर नहीं माना जाएगा। व्हाट आर द मेन पार्टीज इन्वॉल्व इन हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। दो पार्टीज होती है, एक लेजर और एक लीजिंग। एक लीज पे देता है असेट और दूसरा लीज पे लेता है। व्हाट टाइप ऑफ लीज इज कॉमनली यूज फॉर लॉन्ग टर्म असेट विद नो परचेज ऑप्शन। बिना परचेज ऑप्शन के अगर कोई असेट दी जा रही तो वो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है। इट इज ऑपरेटिंग लीज। लीवरेज लीज का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ एग्जाम में। एक लीवरेज लीज इज अ लीज एग्रीमेंट where the lessor finances a significant portion of the asset's cost through debt, which with the lease payment used to cover both debt and the lessor's equity return। क्या दे रखा, लीवरेज लीज एग्रीमेंट क्या है, जहाँ पर जो लेजर है वो फाइनेंस करता है कुछ पोर्शन असेट का, असेट की कॉस्ट का, थ्रू डेट, यानी कुछ पैसा डेट के फॉर्म में दिया जा रहा है, कुछ पैसा इक्विटी के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, द लीज पेमेंट यूज टू कवर बोथ डेट एंड लेजर इक्विटी रिटर्न। और जो लीज पेमेंट किया जाएगा उसको, उसमें दोनों चीज़ें कवर होगी, आपका लोन भी कवर होगा और साथ साथ में इक्विटी रिटर्न भी कवर किया जाएगा। ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 39। यूनिट नंबर 40 जो है वो क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग से रिलेटेड है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में हम ट्रिपल ए रेटिंग को क्या बोलते हैं, इट इज स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग। व्हाट डज ट्रिपल ए रेटिंग सिग्निफाइज फॉर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इट इज हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी की बात करें। ठीक है, व्हाट इज टिपिकली इंडिकेटेड बाय बी रेटिंग। बी रेटिंग इज स्पेकुलेटिव और हाई रिस्क रेटिंग। ठीक है, ट्रिपल ए जो है दैट इज स्टैंडर्ड रेटिंग। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड कर लेते हैं। ठीक, और ट्रिपल ए को हम हाईएस्ट क्रेडिट क्वालिटी भी मानते हैं, और बी रेटिंग जो होती है वो स्पेकुलेटिव और हाई रिस्क होती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट नंबर 41। 5 यूनिट और बची आपकी, यूनिट नंबर 41 की बात करें हम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्टिव। म्यूचुअल फंड ऑब्जेक्टिव तो किसी भी चीज़ के, जैसे आप शेयर्स की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल्स होती है और प्रोस्पेक्टस में प्राइस भी होती है, तो म्यूचुअल फंड की सारी डिटेल्स काय में आएगी प्रोस्पेक्टस में। दो मेन टाइप के म्यूचुअल फंड शेयर्स क्या होते हैं, एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड, दो तरह के म्यूचुअल फंड चलते हैं। व्हाट आर द टर्म ऑफ प्राइस एट विच म्यूचुअल फंड शेयर्स, म्यूचुअल फंड के शेयर्स किस प्राइस पे खरीदे और बेचे जाते हैं, उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू के बेसिस, एनएवी पे खरीदे और बेचे जाते हैं म्यूचुअल फंड। व्हाट इज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी किसको बोलते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हर महीने आप 10-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 42 जो है वो किससे रिलेट करती है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट से। ठीक है, तो बैंक का इंश्योरेंस पूछा गया है क्वेश्चन। बैंक का इंश्योरेंस क्या है, एक पार्टनरशिप है बिटवीन अ बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक चैनल्स। आप बैंक में सभी लोग काम करते, तो आपकी बैंक जब लोन देती है तो लोन के साथ वो इंश्योरेंस भी सेल करती है कि नहीं आप इंश्योरेंस भी ले लो, कल को आपकी प्रॉपर्टी को कुछ हो गया तो ये इंश्योरेंस से रिकवर किया जा सकता है वो पैसा। तो इसलिए बैंक क्या करती है, एक तरह का पार्टनरशिप है बैंक की इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसमें बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल करती है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी को सेल्स करने पे बैंक को कमीशन बहुत अच्छा मिल जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ बैंक इंश्योरेंस ऑफ बैंक, एडिशनल रेवेन्यू बैंक को मिलता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचने से, बैंकिंग सर्विसेज से जो रेवेन्यू मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ में उसको एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी मिलता है इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचने से। व्हाट इज एन इंडोमेंट पॉलिसी, एक इंडोमेंट पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस को सेविंग प्लान के साथ रखा जाता है, कि इंश्योरेंस का इंश्योरेंस भी है और साथ में आपकी सेविंग भी हो रही है, और पेइंग आउट होता है एक लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे और ऑन डेथ। या तो मैच्योरिटी हो गई आपकी 15 साल 20 साल के लिए जो आपने पॉलिसी ली, 25 साल के लिए, तब आपको पूरा लमसम मिलेगा, या किसी पर्सन की डेथ हो गई तब उस केस में उसको पूरा लमसम अमाउंट मिल जाएगा। तो सेविंग भी है और लाइफ इंश्योरेंस भी, उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट पॉलिसी। फिर 43rd यूनिट जो है आपकी वो पेंशन प्रोडक्ट से है। तो पीएमएसबीआई सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि एज क्वालिफिकेशन कितनी है, तो 18 से लेकर 70 साल के लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। लॉक इन पीरियड का, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड का लॉक इन पीरियड कितना होता है, 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का। ये क्वेश्चन पूछे गए आपसे। आगे बात करते हैं अपन 44th यूनिट, पेरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है। तो पेरा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेडिशनल बैंकिंग से अलग क्यों है, ट्रेडिशनल बैंकिंग में बैंक के पास दो ही काम है, वो सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और उसको अगेंस्ट में लोन देना। लेकिन पेरा बैंकिंग में क्या होता है, और भी कई सारी बैंकिंग सर्विसेज आती है। पेरा बैंकिंग इन्वॉल्व्स नॉन कोर फाइनेंशियल सर्विसेज, while traditional banking focus on core activities like accepting deposit and providing loan। अब वो ट्रेडिशनल बैंकिंग तो क्या करती है, पब्लिक से पैसा लो और लोन दो, जबकि पेरा बैंकिंग में और भी कई सारी एडवाइजरी सर्विसेज है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज है ना, फंडिंग प्रोवाइड करना और शॉर्ट टर्म क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करना, प्रोडक्ट कम प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स उनको सेल करवाना, उसकी फाइनेंसिंग करना, वो कई सारी चीज़ें इसमें पेरा बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। ठीक है, जैसे आपको शेयर खरीदना है तो उसका मैंडेट जो ब्लॉक होता है वो भी पैरा बैंकिंग सर्विसेज का पार्ट है। अब 45th यूनिट जो है लास्ट यूनिट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से रिलेटेड। तो फुल फॉर्म पूछा है आपसे रेट्स का, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा वो एक बार में इसका आंसर दे सकता है। दूसरा, हाइब्रिड रेट्स किसको बोलते हैं, तो रेट दैट कंबाइंस इन्वेस्टमेंट इन बोथ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज एंड रियल एस्टेट मॉर्गेजेस, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट दोनों में हो, ये प्रॉपर्टीज में भी और मॉर्गेजेस में भी हो, तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड रेट्स, हाइब्रिड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स ये पूरा एनालिसिस है जून 2024 में जो इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हमने पार्ट करने की कोशिश की कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस का क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो सके कि कौन से चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि उन्होंने सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा है, तो पढ़ना हमको सब कुछ पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा और आप सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे बाकी स्टूडेंट तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और जब भी आपको कोई एग्ज़ाम होता है तो हमारे साथ क्वेश्चन शेयर जरूर करें। motivationalbanker.com पे जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना, और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, सारे
आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज पर सब्जेक्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी देर ना करें, जल्दी से जल्दी आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी नई बैचेस भी स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट अगस्त से। तो आप रजिस्ट्रेशन करें अपना और हमारी लाइव क्लासेस भी आप जरूर देखें। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।